Hello everyone, welcome back to BFSC Fisheries online classes. Today I am going to discuss about the topic ELISA. ELISA is the enzyme linked immunosorbent assay. Actually, it is a technique that detects the antibody present in the sample. For example, अगर कोई डिज़ीज़ हो जाए मतलब अगर कोई डिज़ीज़ है तो बॉडी में क्या होता है कि डिज़ीज़ होने पे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। मतलब उस केस में डिज़ीज़ एंटीजन के प्रेजेंट होने के कारण ही मालूम होता है कि उस पर्सन में डिज़ीज़ है। तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगता है ताकि उस एंटीजन को वो ख़त्म कर सके। मतलब ये एक तरह का डिफेंस सिस्टम है बॉडी का, जिससे कि एंटीजन को मारा जा सके। तो ये एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना ही एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे है। इसके लिए एंटीबॉडी एंजाइम एंटीजन के लिए स्पेसिफिक है। मतलब एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होते हैं, जिससे ये डिटेक्ट किया जाता है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी किस एंटीजन से इफ़ेक्टेड है और उसके लिए कौन सा एंटीबॉडी बनाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से कि एलिसा का इंट्रोडक्शन क्या है एलिसा। तो this is a process which is very much similar to रेडियो इम्यूनोएसे। रेडियो इम्यूनोएसे में रेडियो आइसोटोप्स का यूज़ होता था, जो कि 1960 में पहले यूज़ होता था। पर ये एंजाइम लेवल जो कि अभी एंजाइम लिंक जैसा कि हम लोग बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, उससे ये रिप्लेस हुआ। मतलब पहले जो रेडियो इम्यूनो ऐसे यूज़ होता था उससे रिप्लेस किया गया एंजाइम लेवल को। अब प्रोसेस क्या है? एवरा मियाज इन 1969 coupled antigen or antibodies and enzyme using glutaraldehyde। मतलब ये एक प्रोसेस है, एलिसा वो सबसे पहले एवरा मियाज ने देखा, जिसमें उन्होंने कपल्ड किया एंटीजन और एंटीबॉडीज़ को, और एंजाइम जो यूज़ हुआ था वो ग्लूटाराल्डिहाइड था। Now comes to the principle of antigen antibodies. Now comes to the principle of ELISA टेस्ट। तो जैसा कि एलिसा टेस्ट है, इसमें क्या होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है। ये एक टाइप ऑफ मेथड है जो कि क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस इसमें होता है एंटीजन का, जैसे प्रोटीन, पेप्टाइड, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन्स, हर्बिसाइड्स एंड प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलिटीज़। मतलब प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलिटीज़ में भी होता है। Thus, for the detection purpose, antigen or antibody is labeled using enzyme so-called enzyme immunoassay, in which alkaline phosphate, horseradish peroxide and beta galactosidase are used। मतलब इसमें क्या है कि एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन हुआ, तो जो एंजाइम इसमें यूज़ हुआ एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन में, उसका नाम है दिया हुआ ALP and HRP, beta galactoside are commonly used. Further, प्रोसेस क्या होता है? अगर हम लोग समझने की कोशिश करें यहाँ पे कि एलिसा टेस्ट में क्या होता है आखिर, तो देखा जाए तो एलिसा क्या है वो हम बताना चाह रहे हैं यहाँ। एलिसा, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक मान लीजिए कि यहाँ एक वेल होता है, जो कि हम लोग उसको कहते हैं माइक्रो टाइटर वेल। ये माइक्रो टाइटर जो वेल है उसमें ऐसा देखा कि उसमें 96 वेल होते हैं, ऐसे छोटे छोटे वेल्स होते हैं जिसमें सीरम डाले जाते हैं। और इस सीरम इस माइक्रो टाइटर वेल में एंटीजन डाला जाता है, या तो वो एंटीजन हो सकता है या फिर एंटीबॉडीज़ भी हो सकता है। अब ये एंटीजन एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है
और फिर उसमें एक सबस्ट्रेट डाले जाते हैं, सबस्ट्रेट, तब उसका कलर चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एलिज़ा टेस्ट। अब यही प्रोसेस 4 पार्ट्स मतलब 4 टाइप्स है एलिज़ा का, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पहला होता है डायरेक्ट एलिज़ा, फिर दूसरा होता है इनडायरेक्ट एलिज़ा, फिर होता है सैंडविच एलिज़ा। तो ये सारे प्रोसेस को पहले एक्सप्लेन करने के लिए देखिए इसमें दिया हुआ है कि इसमें एंटीजन होता है जिसको हम लोग माइक्रो टाइटर प्लेट, जो हम लोग पहले भी बताए कि उसमें 96 वेल होते हैं, उसमें हम लोग एंटीजन को डालते हैं। वो एंटीजन भी हो सकता है और एंटीबॉडी भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एलिज़ा में सबसे पहले एंटीबॉडीज़ को डालते हैं, उसके बाद फिर ये एंजाइम लेबल सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ को डाला जाता है। इसके बाद कलर का चेंज हो जाता है, कलर चेंज होता है, और इसके लिए मतलब ये देखा गया, ये एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है। जैसे ये एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे हम लोग पहले भी बताए थे जो एंजाइम यूज़ होता है वो है ALP। तो ये यहाँ पे जो ALP हाइड्रोलाइजेज है, पारा नाइट्रोफिनॉल फॉस्फेट से रिएक्ट करके पारा नाइट्रोफिनॉल प्रोड्यूस करता है, जो कि डिटेक्ट होता है 409 NM यानी येलो कलर से। उसी तरह HRP दैट इज़ हॉर्स, यहाँ पे लिखा है हॉर्स रेडिश पर ऑक्सीडीज, इसका कलर प्रोड्यूस होता है। ये भी मतलब कन्वर्जन होता है इसका क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में, और फिर कलर का प्रोडक्शन होता है। इस तरह हम लोग देखें कि एलिज़ा प्रोसेस आखिर है क्या। फिर है कि जो एंजाइम का ये जो एंजाइम और सबस्ट्रेट का रिएक्शन है, उसको होने में कम से कम 30 मिनट्स या 60 मिनट्स का समय लगता है। तो देखा जाए तो ये पहले के प्रोसेस से एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस प्रोसेस था, रेडियो मतलब इम्यूनो एसे जो पहले हम लोग यूज़ करते थे रेडियो आइसोटोप से, उससे कंपेरेटिवली ये बहुत ईजी प्रोसेस है। यहाँ पे सॉल्यूशन जो डालते हैं उसका नाम दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब ये सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिससे कि रिएक्शन को हम लोग स्टॉप करते हैं। तो यहाँ एडवांटेज दिए हुए हैं कि एलिज़ा के क्या क्या एडवांटेज है, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि ये सिंपल है, ये सिलेक्ट स्पेसिफिक है और सेंसिटिव है, बिकॉज एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन यहाँ हो रहा है। ये हाई एफिशिएंसी है इसका, और साइमल्टेनियसली एनालिसिस कैन बी परफॉर्म विदाउट कॉम्प्लीटेड सैम्पल प्री ट्रीटमेंट। मतलब इसकी एफिशिएंसी भी हाई है, ये सेफ़ है, इको फ्रेंडली है, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, मतलब ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस नहीं है। फिर है डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज देखेंगे, लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें वैसे इसमें बहुत ही ज़्यादा लोगों की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि देखेंगे कि पहले एंजाइम डालेंगे, फिर उसका रिएक्शन कराएंगे, फिर एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा, फिर एक सबस्ट्रेट डालते हैं जो कि कलर चेंज होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं लेबर इंटेंसिव प्रोसेस। देन इट इज़ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्स पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट। मतलब ऐसा भी होता है कि गलत भी इंफॉर्मेशन इससे मिल सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ है ऐसा। फिर ये इनस्टेबल भी होता है, एंटीबॉडी इंस्टेबिलिटी भी यहाँ देखा गया है। अब है टाइप्स ऑफ एलिसा। हम देखे थे कि 4 टाइप्स ऑफ एलिसा है, तो उसमें पहला टाइप है डायरेक्ट एलिसा। डायरेक्ट एलिसा कौन डिस्कवर किया था, उसका नाम दिया हुआ है। If you want, then you can note also that in 1971, Engvall and Perlman and Van Wieman and Scores were the first to develop direct ELISA. इसमें क्या होता है डायरेक्ट एलिसा में, उसको हम एक प्रोसेस से समझाएंगे कि क्या होता है आखिर। तो ये माइक्रो टाइटर वेल्स होते हैं जिसमें हम लोग एंटीजन को डालते हैं। मतलब यहाँ एंटीजन डाला गया, तो ये मतलब यहाँ पे नीचे में एंटीजन है, फिर माइक्रो टाइटर वेल में मतलब ऐसा देखा गया यहाँ बहुत सारे एंटीजन होते हैं नीचे प्रेजेंट। फिर हम लोग इसमें डालते हैं एंटीबॉडी, तब ये एंटीबॉडी इससे रिएक्ट करता है एंटीजन से, फिर एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स को बनाता है। फिर हम उसमें ऐड करेंगे सबस्ट्रेट,
जिससे कि उस कंपाउंड का कलर चेंज हो जाता है। तो इससे पता चलता है, ये एक डायरेक्ट एलिसा टेस्ट है, जिससे पता चलता है कि कौन से एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट थे उसमें, कलर से देखकर, मतलब कलर को देखकर हम लोग एनालाइज करते हैं। फिर ये एक सुइटेबल मेथड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज़ अ सुइटेबल फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मतलब ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। दूसरा प्रोसेस है कॉम्पिटिटिव एलिसा। कॉम्पिटिटिव एलिसा में भी ऐसा ही होता है, मतलब यहाँ पे उसमें पहले एंटीबॉडीज़ को हम लोग डालते हैं, मतलब ये मान लीजिए एंटीबॉडीज़ है, तो यहाँ पे एंटीबॉडीज़ को डालेंगे। फिर यहाँ एक एंटीजन आता है, मतलब यहाँ एंटीजन आएगा, और उसके बाद फिर वहाँ कंपटीशन होता है, क्योंकि यहाँ एंजाइम लिंक्ड एंटीजन भी होता है जिसमें एंजाइम लगे होते हैं। तो यहाँ कंपटीशन होगा एंटीजन और एंटीजन, मतलब एंटीजन एंजाइम लिंक्ड एंटीजन के बीच। तो ये देखा गया है कि जितने ज़्यादा एंजाइम लिंक्ड एंटीजन होंगे वो उतना ही मतलब अटैच हो जाएंगे। तो अगर मान लीजिए ये एक मतलब यहाँ पे एंटीबॉडी है, मान लीजिए ये एंटीबॉडी है यहाँ, तो सारे जो एंजाइम लिंक्ड एंटीजन है वो इससे अटैच हो जाएंगे। लेकिन मतलब कुछ ही एंटीजन होते हैं, मतलब कुछ ही ऐसे एंटीजन होंगे जो कि इससे अटैच होंगे एंटीबॉडी से। तो कंपैरेटिवली एंटीजन लिंक्ड एंजाइम लिंक्ड एंटीजन का नंबर कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द एंटीजन। तो ये एक तरह का कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है। यहाँ लिखा हुआ है कि इन 1900 इफ़ यू वांट एंड यू कैन नोट दैट इन 1973 Belanger developed competitive ELISA to detect rat alpha fetoprotein, which involves the development of indirect ELISA and the sandwich ELISA. द की इवेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एलिज़ा, मतलब यहाँ एलिज़ा में क्या होता है, यहाँ एक कंपटीशन है बिटवीन टारगेट, जैसे जो भी हो, एंटीजन हो या एंटीबॉडी हो, यहाँ पे कंपटीशन होगा इन द सैम्पल एंड एंजाइम लेबल टारगेट्स अगेंस्ट कोरेस्पॉन्डिंग इम्यूनोलाइज्ड एंटीबॉडी और एंटीजन। मतलब यहाँ कंपटीशन है दोनों के बीच में, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी के बीच में, और मतलब एंटीबॉडी या एंटीजन के बीच में और एंटीजन के बीच में। हेंस द हायर द अमाउंट ऑफ एंटीजन इन द सैम्पल द लोअर द अमाउंट ऑफ एंजाइम लिंक्ड एंटीजन। हम अभी जैसा बताए थे इस तरह वो बताया गया है। देन फर्दर हम लोग प्रोसीड करेंगे। ये एक डायग्राम दिया हुआ है कि कॉम्पिटिटिव एंजाइम इम्यूनो ऐसे क्या है, जैसा हम अभी पहले एक्सप्लेन करें वही है इसमें दिया हुआ। फिर है नेक्स्ट इनडायरेक्ट एलिसा, मतलब जैसे हम लोग देखें ना, डायरेक्ट एलिसा में डायरेक्टली मतलब एंटीजन अगर यहाँ पे माइक्रोटाइटर वेल्स में अगर एंटीजन है तो यहाँ डायरेक्टली जाकर एंटीबॉडी अटैच हो गया। तो ये जो एंटीबॉडी अटैच हुआ था वो एंजाइम लिंक था। लेकिन हम लोग ऐसा देखते हैं कि इनडायरेक्ट एलिसा में जब यहाँ पे वेल्स में जब एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये पहले प्राइमरी एंटीबॉडी यहाँ अटैच करेगा, उसके बाद इससे फिर से यहाँ पे सेकेंडरी एंटीबॉडी अटैच करेगा जो कि एंजाइम लिंक्ड होगा। मतलब यहाँ पे जो दूसरा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, मतलब इनडायरेक्टली हम लोग एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को अटैच कर रहे हैं। तो ये सम हाउ प्रोसेस डिफरेंट है डायरेक्ट एलिसा से। इसमें क्या होता है, दिस सिस्टम हैज़ टू बाइंडिंग प्रोसेस ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी एंड एंजाइम लिंक्ड secondary antibody, that is the target antigen is indirectly detected by secondary antibody which is labeled by the enzyme and so called indirect ELISA. The antigen is primarily immobilized on the surface of microtiter plate which blocks the surface with blocking protein as mentioned above.
The primary antibody binding to immobilized antigen then allowed to react with enzyme labeled secondary antibody. वही बात जो हम अभी आपको समझाएं वही चीज़ दिया हुआ है इसमें, ठीक है. तो hope you have understand. Then we will proceed to further. Then what is sandwich ELISA? जैसा कि नाम बता रहा है, सैंडविच मतलब एक एंटीजन है और दो एंटीबॉडीज़ अटैच होंगे उससे. मतलब यहाँ भी यहाँ दो एंटीबॉडी हैं, एक एंटीजन है. तो क्या होगा इस प्रोसेस में? इसमें क्या होता है कि अगर एक माइक्रोटाइटर प्लेट में अगर एंटीबॉडी यहाँ पहले लगा होता है, मतलब ये सारे प्रोसेस से डिफरेंट हुआ. इसमें पहले एंटीबॉडी लगा है, फिर यहाँ एक एंटीजन आके जुड़ेगा जिसको हम लोग रिएक्शन कराना है. उसके बाद फिर एक और एंटीबॉडी जो कि एंजाइम लिंक्ड है वो अटैच होगा. उसके बाद ये सबस्ट्रेट से रिएक्ट करते हैं और फर्दर कलर का चेंज होता है. तो ये प्रोसेस डिफरेंट हुआ सैंडविच ELISA. तो इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, मतलब ये प्रोसेस तो सिमिलर है जो कि हम आपको पहले बताएं वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है. लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सिग्वाटॉक्सिन का, जो कि प्रोड्यूस होता है मराइन डाइनोफ्लाजिलेट से. मतलब मराइन डाइनोफ्लाजिलेट से ये प्रोड्यूस हुआ और उसके बाद जिसका नाम है गैम्बियस डिस्कस टॉक्सिकस. दीज आर द मेजर कॉजेटिव टॉक्सिन ऑफ सिग्यूटेरा सी फूड पॉइजनिंग. ये एग्जाम्पल दिया है सैंडविच ELISA का. सिग्वाटॉक्सिन आर structurally classified as ladder-like polyester with a molecular weight 111, that is Dalton. Augury et al. Divided these polyester into two parts and prepared different monoclonal antibody to develop individually recognize each part for constructing a sandwich ELISA system. Measure sigvatoxin. और एक और एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है बॉस्क्यूला एटल, जो कि रिकॉग्नाइज किया है सैंडविच ELISA मेथड फॉर मराइन बायोटॉक्सिन. फॉर एग्जाम्पल पैलीटॉक्सिन with a molecular weight 2680. The sandwich was formed by using two antibody obtained from the same antigen with two different antibodies, which were used as capture and primary antibody respective. नेक्स्ट प्रोसेस इज़ ओपन सैंडविच ELISA. अभी तक हम लोग देखें कि डायरेक्ट ELISA क्या था, इनडायरेक्ट ELISA क्या था, कॉम्पिटिटिव ELISA क्या है और सैंडविच ELISA क्या है. अब ये ओपन सैंडविच ELISA क्या है. एडवांस जैसे कि हम लोग देखते हैं कि DNA, तो इसमें क्या होता है कि इंटरेक्शन होता है बिटवीन वेरिएबल रीजन, जैसे हैवी चेन और लाइट चेन. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में हैवी चेन भी होता है, लाइट चेन भी होता है, उसी तरह एंटीजन में भी होता है. तो इस एंटीजन के में इंटरेक्शन होता है हैवी और लाइट चेन से. सो इट फॉर्म्स अ टर्नरी कॉम्प्लेक्स. In the aforementioned report, open sandwich ELISA started from coating of solid microtiter plate with streptovidine. After blocking, the light chain region conjugated with biotin was allowed to react with streptovidine to immunize the light region. In the next process, the phase display heavy region was incubated with hen egg lysozyme, which was used as antigen. Finally, the phase displayed VH region, that is heavy region, forming a ternary complex were detected by HRP labeled antibody to develop a color. The obtained signal increased with increasing amount of antigen. Then currently the open sandwich ELISA has been modified to more easy and effective, and several studies on ओपन सैंडविच ELISA फॉर मेजरिंग द मैक्रो. मतलब क्या होता है कि एक माइक्रोटाइटर प्लेट है जिसमें हम लोग देखेंगे ओपन ELISA क्या है. तो उसमें हैवी और लाइट चेन होता है जो कि एंटीजन में प्रेजेंट है. तो फिर हम लोग उसमें सॉलिड फेज माइक्रोटाइटर प्लेट में स्ट्रेप्टोविडीन डालते हैं जो कि लाइट रीजन से कॉन्जुगेट करता है और उसको इमोबिलाइज करता है. फिर नेक्स्ट प्रोसेस में जो हैवी रीजन है उसको हम लोग इंक्यूबेट कराते हैं हेन एग के लाइसोसाइम से.
विच यूज्ड एज एंटीजन, मतलब एक एंटीजन की तरह उसका भी यूज़ हुआ, जो कि फाइनली डिस्प्ले हुआ। मतलब क्योंकि देखिए कि हम लोग लाइट चेन तो इमोबलाइज हो गया था, तो जो हैवी रीजन है वो एक टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि डिटेक्ट हुआ था एंजाइम HRP, that is horse peroxidase से labeled antibody, and then it developed a color. So this was open sandwich ELISA. So thank you so much. We have completed till now ELISA test. Types of ELISA I have discussed about, and then also I have discussed here about the advantage and disadvantage of ELISA. In types of ELISA, we discussed here about the direct ELISA, indirect ELISA, sandwich ELISA, and also the competitive ELISA and open sandwich ELISA. So this was all for today. Thank you so much for watching.